भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के जितने भी कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनमें जो विकास का जो मुद्दा है वो प्रमुख रहता है। वहाँ की जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं या वहाँ की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या उनकी वहाँ की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको डील करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री भी है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कास्टिज़म होती है या नेपोटिज़म, फेवरेटिज़म या करप्शन, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमें मतलब ईमानदार और निष्पक्ष जो है ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, खासकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, तो उन्होंने क्या था कि इस तरीके के अधिकारी जो ईमानदार हों, निष्पक्षता के साथ काम करें और देश के विकास में अपना योगदान करें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसी भर्ती एजेंसी हो जो इस तरीके के जो है ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती करे। तो संविधान में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं 315 से लेकर के 323 तक, तो इन आर्टिकल्स के अंदर क्या है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनका जिक्र किया गया है, और उनकी इंडिपेंडेंस, उनके मेंबर्स की नियुक्ति और उनके काम करने के तरीके, उनकी पावर्स, वो सारा का सारा जो है उसमें डिस्कशन किया गया है। उनकी सैलरीज़ वगैरह कितनी होंगी, उनके हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, उनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या होगी, वो सारी चीज़ जो है इसमें दी गई है। उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी देश की प्रोग्रेस के लिए वहाँ का जो मैन पावर है, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी, उनका ईमानदार होना और उनका मतलब कि योग्य होना बहुत ज़रूरी है। और योग्य अधिकारियों की नियुक्ति जो एजेंसी करेगी उसका भी इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, उसका भी स्वतंत्र होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उस एजेंसी के ऊपर किसी का सरकार का नियंत्रण रहेगा तो फिर वो नेपोटिज्म, कास्टिज्म, फेवरेटिज्म, अपने बंदे भर्ती करने वाली बात रहेगी, तो फिर वो देश का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो संविधान के जो जानकार थे, जो संविधान जब निर्माता थे, उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए तो जो भर्ती एजेंसी थी, क्योंकि आज़ादी से पहले भी भर्ती एजेंसी थी, अब तो यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग हम उसको बोलते हैं। आज़ादी से पहले हम फेडरल जो है पब्लिक सर्विस कमीशन हम उसको बोलते थे, ठीक है ना। तो 1926 के दौरान जो ली कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसके बिहाफ पे ये बनाया गया था, और आज़ादी के बाद उसको कंटिन्यू कर दिया और उसको अब यूपीएससी बोलते हैं। और स्टेट के लिए जो है अलग से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और 2 स्टेट्स के लिए भी व्यवस्था की गई है। कोई 2 स्टेट्स अगर आपस में मिलकर एक ही जो है पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाया जा सकता है, तो उसके लिए भी उसमें प्रावधान किया गया है। तो अब देखते हैं इसके जो संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं वो क्या क्या हैं। जो संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए अनुच्छेद 315 के अंदर क्या दिया गया है, संघ और राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना होगी। और 316 में सदस्यों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, 317 में सदस्यों की हटाने की और उनके सस्पेंड करने की प्रक्रिया, और 318 आयोग के कार्मिकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति, ठीक है ना। तो उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, उनकी सैलरीज वगैरह क्या होंगी, उनकी इंडिपेंडेंसी क्या होगी। 319 में सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद पद पर बने रहने का निषेध, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक बार जो मेंबर बन जाएगा या चेयरमैन बन जाएगा यूपीएससी का, एसपीएससी का, उसको दोबारा नहीं लगाया जा सकता। 320 के तहत लोक सेवा आयोग के कार्य, वो कौन से कार्य करेगा। 321 के तहत लोक सेवा आयोगों के कार्य क्षेत्र में विस्तार की शक्ति। 322 में लोक सेवा आयोग के से संबंधित व्यय, आयोग के एक्सपेंडिचर होते हैं, भाई परीक्षा करनी पड़ती है, इंटरव्यू करने पड़ते हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ते हैं बहुत, और सेक्रेटरीट वगैरह होती हैं, उनके ऑफिसेज होते हैं, तो उनमें बहुत सारा खर्चा होता है। और जो लास्ट आर्टिकल है 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, ये अपनी सालाना जो है स्टेट लेवल पर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी, अपनी एनुअल एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, स्टेट वाले गवर्नर को जो है सबमिट करवाते हैं, और जो यूपीएससी वो राष्ट्रपति को सबमिट करवाते हैं। अब सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये देखना, इसमें यूपीएससी के जो मेंबर्स होंगे और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। मतलब मैंने बताया था ना, 2 स्टेट्स के लिए जो है जॉइंट जो है लोक सेवा आयोग जो है वो बनाया जा सकता है। उसके जो मेंबर्स हैं, उसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है
और राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्यों में आधे सदस्य वे होंगे जिन्होंने सरकार के अधीन कम से कम जो है 10 वर्ष की सेवा कर रखी हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक का जो है उनका प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अन्य सदस्य नियुक्त कर सकता है। लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। मतलब एक बार जो मेंबर बना दिया जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है और यूपीएससी का, वो 6 साल तक का उसका टेन्योर रहेगा, या अगर उसकी एज 65 साल हो जाती है, चाहे 3 साल के बाद हो जाए चाहे 4 साल के बाद हो जाए, तो वो उसको पद छोड़ना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा। तो और वो उससे पहले चाहे तो वो जो है राष्ट्रपति को मार्क करके अपना जो है त्यागपत्र दे सकता है, राष्ट्रपति को मेंशन करके। तो उसमें हटाने की प्रक्रिया भी दी गई है, भाई उनको हटाया कैसे जा सकता है। 316(13) के अनुसार लोक सेवा आयोग का सदस्य पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। एक बार जो मेंबर लग गया, सदस्य लग गया, उसको दोबारा जो है सदस्य नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो अध्यक्ष लगाया जा सकता है। अब इसके हटाने की प्रक्रिया क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य को अनुच्छेद 317 के अंतर्गत हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। अध्यक्ष व सदस्य को केवल साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। कदाचार का मतलब जो है करप्शन के जो है उसमें जो है केसेस अगर उसके ऐसे हैं तो उसका जो व्यवहार है वो गलत है, तो उस तरीके से जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को जो है वो बोलता है कि भाई इनकी इन्वेस्टिगेशन करिए। तो जो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा जो उच्चतम न्यायालय, तो उसके रिपोर्ट के आधार पर जो है वो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। ठीक है। और इसमें एक और है कि भाई वो राष्ट्रपति अध्यक्ष व अन्य सदस्य को मतलब बगैर जो इन्वेस्टिगेशन है उच्चतम न्यायालय की उसके भी हटा सकता है। वो कैसे हटा सकता है? यदि वो जो न्यायालय को उसको दिवालिया घोषित कर दे, या फिर अपनी जो उसकी टेन्योर है अपने पद के कर्तव्य के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगाता है, या मतलब कि मेंबर भी है वो यूपीएससी का, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का, और बाहर भी कोई वेतन लेकर के काम करता है, और राष्ट्रपति की राय में वो या तो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो है वो स्वस्थ नहीं है या अपने काम कर नहीं पा रहा है प्रॉपरली, तो उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। और यदि लोक सेवा का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में करार करता है, मतलब कि अगर वो यूपीएससी का मेंबर भी है, अध्यक्ष भी, और साथ में कहीं किसी कॉरपोरेशन का जो है वो मेंबर वहाँ भी है और वहाँ से वो वेतन वगैरह ले रहा है, उसका सदस्य है, तो तब भी जो है वो उसको हटा सकता है। जैसे ओएनजीसी वगैरह उसके डायरेक्टर वगैरह लग जाते हैं, उनकी लाखों में जो सैलरी होती है वहाँ, तो इस तरीके का कोई एग्रीमेंट अगर कोई मेंबर करता है तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। लोक सेवा आयोग के कार्य, ये तो आपको पता ही है कि लोक सेवा आयोग जो काम करती है वो भर्ती करने का काम करती है। इसके अलावा भी उसके 2-4 काम और हैं। और भर्ती कौन सी करती है? जैसे यूपीएससी जो भर्ती करती है, जैसे सिविल सर्विसेज है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है ना, ये डिप्टी कमिश्नर लगते हैं और एसपी वगैरह लगते हैं, या फिर केंद्रीय जो सेवाएं होती हैं क्लास ए और क्लास बी के जो कर्मचारी लगाए जाते हैं, वो सारे के सारे जो यूपीएससी करती है। और जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो स्टेट लेवल पे होते हैं। स्टेट लेवल पे कौन कौन सी भर्तियां होती है वो आपको पता ही है। जैसे कोई एसडीएम लगता है जिसको हम एग्जीक्यूटिव की पोस्ट बोलते हैं, तहसीलदार लगता है, नायब तहसीलदार लगता है, बीडीपीओ लगता है, या फिर ईटीओ लगता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर लगता है, या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार लगता है, ठीक है ना। तो ये जो पोस्ट हैं ये सारी की सारी ये स्टेट लेवल पे होती हैं, लेकिन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा तभी जो है ये इस तरीके की जो है वो भर्ती करती है, ठीक है। अब देखिए यूपीएससी के फंक्शन कौन कौन से हैं। इसमें क्या है कि सिविल सेवा में प्रत्यक्ष या पदोन्नति के तहत नियुक्तियों के लिए अपनाए जाने वाली पद्धतियों और नियमों से संबंधित सभी मामलों में सरकार को सलाह देना। ये देखो एक बात बता देता हूँ मैं, ये जो यूपीएससी है संघ लोक सेवा आयोग, ये सलाहकारी संस्था होती है और ये संवैधानिक संस्था है। इसके ऊपर किसी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसको हटाने की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हटाने की एक प्रक्रिया है। ना तो इसकी सैलरी को, इनके मेंबर्स की सैलरी को कम किया जा सकता, जो फैसिलिटीज़ हैं उनको, जो इनके टेन्योर के दौरान, जो इनका 6 साल का टेन्योर है उसमें इन किसी भी तरीके की जो फैसिलिटी है उसको कम नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल सिक्योर होते हैं, सेफ़ होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भर्ती करती है सरकार, जब अपनी पोस्ट भेज देती है कि भाई हमने 1000 जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो अधिकारी वो लगाने हैं, तो आप भर्ती करके वो हमें दे दीजिए। तो ये क्या करते हैं, फिर वो एग्ज़ाम करते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं, फिर वो जो है भर्ती के जो कैंडिडेट्स होते हैं भाई हमने फाइनल कर दिए, तो फाइनल जो अपॉइंटमेंट है वो केंद्र सरकार ही करती है,
ठीक है ना। ये केवल भर्ती करती है, भर्ती में अपॉइंटमेंट में फ़र्क है। ये भर्ती करके देगी और अपॉइंटमेंट जो नियुक्ति पत्र देगी वो केंद्र सरकार देगी। सिविल सर्वेंट्स को जो है नियुक्ति पत्र जो है केंद्र सरकार देती है, राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है। और इनकी कौन कौन सी पद्धतियाँ होंगी, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके से काम करना है, तो सरकार को इस मामले में जो है सरकार को सलाह देती है। आगे अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज आपको पता है 3 है, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज होते हैं, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये केंद्रीय सर्विसेज हैं। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, ठीक है, ये जो केंद्रीय सर्विसेज हैं। तथा केंद्र शासित राज्यों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करना। केंद्र शासित कौन से प्रदेश होते हैं, जैसे केंद्र शासित चंडीगढ़ प्रदेश है, या फिर पौंडीचेरी की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र सरकार के अधीन ही आते हैं। अब तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, ये भी केंद्र शासन अधीन है। वहाँ की जो भर्तियाँ होंगी क्लास A की और B की, तो ये भर्तियाँ ये UPSC करेगा, ठीक है। सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार का आयोजन करना, जो डायरेक्ट जो भर्तियाँ होती हैं, डायरेक्ट कौन सी भर्तियाँ, जैसे सिविल सर्विस की होती है, फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, प्री होता है, मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो वो इंटरव्यू का आयोजन जो है UPSC करती है। सरकार को पदोन्नति मतलब प्रमोशन तथा स्थानांतरण ट्रांसफ़र के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर सलाह देना। सरकार सलाह मांगती है भाई इनकी प्रमोशन कर दें या ना कर दें, सिविल सर्वेंट्स है जो क्लास 1 है, B ऑफिसर हैं, तो ये UPSC से सलाह लेती है। और उनकी ट्रांसफ़र, भाई किस अधिकारी को कहाँ ट्रांसफ़र है, वो सलाह ले सकती है। और सलाह जो है वो जब UPSC सलाह देती है तो ज़रूरी नहीं कि भाई सरकार उस सलाह को मानेगी, तो वो डिनाई भी कर सकती है। आयोग की सलाह नियुक्तियों के नियमन, जो आयोग जो सलाह देता है नियुक्तियों का नियमन, मतलब कि उनको रेगुलेट करना, जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, पेंशन के दावे, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो अपने पेंशन के दावे करते हैं, सरकारी सेवाओं द्वारा अपने सेवा कार्य के निष्पादन के वेतन, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो अपने पेंशन के दावे करते हैं, उनके साथ कई बार डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है, उनके वेतन भत्ते भी रोक लिए जाते हैं, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाता है, या फिर उनके जो कोई कुछ भुगतान होते हैं, वो खर्चे होते हैं, उनका भुगतान करना होता है, या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है उसका कोई कंपनसेशन देना होता है। तो इससे रिलेटेड भी जो है UPSC जो है सरकार को, केंद्र सरकार को सलाह देती है। और भी जो है सलाह देती है, किस चीज़ में सलाह देती है, ये देखिए, वेतन वृद्धि या नियुक्ति को अटकाना, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि सरकार जो है वेतन वृद्धि रोक देती है, या जो अपॉइंटमेंट है, किसी का अपॉइंटमेंट होनी है, वो 1-2 साल तक वेट करते रहते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो उसको लेकर के भी सलाह देना। या फिर जो डिमोशन करना, ठीक है, जो किसी की प्रमोशन है पदानुक्रम में ह्रास, मतलब कि जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, या फिर जो प्रमोशन होती है, प्रमोशन जो को लेकर के उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेकर के भी सलाह देती है। अनिवार्य सेवा मुक्ति, कई बार केंद्र सरकार जो है अधिकारियों की जो है अनिवार्य रूप से उनको छुट्टी पे भेज देती है, फिर सेवा से जो है वो हटा देती है। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं इसमें भी जो है UPSC केंद्र सरकार को जो है सलाह देती है। किसी अन्य मामले, विशेषकर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किए गए मामलों पर सरकार को सलाह देना, तो कई बार ऐसे मैटर भी होते हैं सर्विस को लेकर, कर्मचारियों को लेकर, राष्ट्रपति भी सलाह मांग लेते हैं, राज्यपाल भी जो है सलाह मांग लेते हैं, क्योंकि जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है बेसिकली जो है वहाँ जो स्टेट के अंदर जो है वो आपको पता ही है राज्यपाल ही होते हैं। वहाँ के जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट हो गवर्नर ही करते हैं, तो वो उस तरीके के जो सलाह मांग सकते हैं, UPSC से भी सलाह मांग सकते हैं, तो UPSC उनको सलाह देता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो सलाह जो UPSC सलाह देती है, सरकार के लिए उस सलाह को मानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पहले बता देता हूँ, ये जो UPSC है, ये जो भर्ती आयोग हैं, लोक सेवा आयोग हैं, ये सिर्फ सलाहकारी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि भाई सरकार उनकी सलाह को मानेगी, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और लास्ट वन जो क्या है कि ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। UPSC क्या करता है कि हर साल अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि भाई हमने इतनी भर्ती करी, ये जो परीक्षा का ये प्रोसीजर रहा, और उसमें भी मेंशन करती है कि भाई लास्ट ईयर जो हमने जो भर्ती के लिए कैंडिडेट्स जो रिकमेंड करे थे, सरकार ने कितनों को अपॉइंटमेंट दी और कितनों को अपॉइंटमेंट नहीं दी, उसके क्या कारण रहे, है ना। ये बहुत सारी बातें उसमें डिस्कस होती है, और आगे भर्ती की प्रक्रिया को कैसे अच्छा किया जा सकता है, ठीक है ना, कैसे बेटर बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की जो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, रिकमेंडेशंस वगैरह होती हैं, उसमें पूरी डिटेल में जो है UPSC जो है वो उसमें रिपोर्ट तैयार करके देती है। रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, राष्ट्रपति को सौंप देती है। तो ये UPSC के बारे में मैंने बताया।
अब राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग और जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके जो फंक्शंस हैं लगभग सेम ही हैं, लेकिन 2-3 बातें हैं थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है, वो बता देता हूँ मैं। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। इनके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है आर्टिकल 315 से लेकर के 323 के बीच में है, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति है, अब ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है, इनके मेंबर्स की जो नियुक्ति है वो जो है गवर्नर करते हैं। और इसमें जो आधे सदस्य हैं वो कम से कम जो है 10 वर्ष तक जो है उनका प्रशासनिक जो है राज्य सरकार के अंदर जो है केंद्र सरकार के अंदर जो है वो उनका प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए सरकारी नौकरी का। तो उसके बाद देखते हैं इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर ग्रहण करने की तारीख 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। यूपीएससी में क्या है, वहाँ भी 6 वर्ष है उनका टेन्योर, उनके काम करने का जो टेन्योर है, और यहाँ उनका जो है 62 वर्ष तक काम कर सकते हैं, और यूपीएससी में 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। और बता देता हूँ, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो संघ लोक आयोग का जो अध्यक्ष या सदस्य है वो बनने का पात्र होता है, ठीक है। लेकिन स्टेट के अंदर जो स्टेट का जो राज्य लोक सेवा आयोग है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, दोबारा मेंबर्स नहीं लगाए जा सकते, लेकिन अध्यक्ष लगाया जा सकता है, ठीक है ना। और उसका जो मेंबर होता है वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है या उसका अध्यक्ष भी बन सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना थोड़ा। और इनकी हटाने की प्रक्रिया क्या है, अध्यक्ष व सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा। कदाचार उनका या फिर भ्रष्टाचार के केसेस में अगर वो इन्वॉल्व है तो, और फिर उच्चतम न्यायालय के पास वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जो है उसको राष्ट्रपति हटाते हैं। लेकिन इसको सस्पेंड जो है वो गवर्नर ही कर सकता है, ये बात याद रखना भाई। सस्पेंड जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो सस्पेंड भी कर सकते हैं, तो गवर्नर सस्पेंड कर सकता है, लेकिन हटा सकता जो है वो राष्ट्रपति ही है। लेकिन जो इनके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होती है वो करता राज्यपाल ही है, ठीक है। या फिर उससे पहले चाहे तो ये राज्यपाल को जो है त्यागपत्र भी दे सकते हैं। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को उपरोक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त निम्न परिस्थितियों में सीधे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हटा सकते हैं वो कैसे, वो पहले वाला जो यूपीएससी का जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से, ये दिवालिया हो जाए, कोई न्यायालय उसको दिवालिया घोषित कर दे, किसी कंपनी के साथ वो साझेदार बन जाए, या राष्ट्रपति की नज़र में वो मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल हो, अपना काम करने का जो दायित्व है जो वो निभाने में अयोग्य हो, या कहीं वो वेतन लेके काम कर रहा हो, तो उसके हिसाब से उसको हटाया जा सकता है। और इसके बाद जो उसके जो कार्य और उसकी जो शक्तियाँ हैं, ये क्या है कि जो राज्य की सेवाओं की जो नौकरियाँ होती हैं, जो पोस्ट होती हैं, उनके लिए जो है परीक्षा का आयोजन करना आपको पता ही है। जैसे एचसीएस की परीक्षा होती है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन करती है, जैसे प्री होता है, फिर मेन होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो ये जो है एचपीएससी करती है, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करती है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी नौकरियां होती हैं, जैसे एसडीएम की हम बोलते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हम उसको बोलते हैं, तहसीलदार की है, नायब तहसीलदार की है, ईटीओ की है, बीडीपीओ की है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है। तो इस तरीके की जो पोस्ट होती हैं वो सारी की सारी क्लास ए की, और जो बी की जो पोस्ट होती हैं स्टेट की, वो भी जो है एचपीएससी एसपीएससी नियुक्ति करती है, उसको भर्ती करती है, नोट नियुक्ति तो सरकार ही करती है इसमें। और इसके अलावा जो है सरकार जो ये जो एचपीएससी है या एसपीएससी है वो सलाह देने का काम करती है, किस मामले में, एक सेवा से दूसरी सेवा में हस्तांतरण के लिए। मतलब कि कोई ईटीओ ऑफिसर लग रहा है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट को उसको भेजना है, तो वो उससे सलाह मांगती है, तो उसके सलाह के आधार पर जो सरकार काम करती है। लोक सेवा में भर्ती के तरीके, भर्ती करने की प्रक्रिया को बदलना, प्रमोशन के मामले जो होते हैं उसमें सलाह देती है सरकार को। कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति, अगर किसी सिविल सर्वेंट को, सरकारी अधिकारी को कंपनसेशन देना है, उसकी सलाह देती है। और डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो जो अधिकारियों के खिलाफ लिया जाता है उसमें भी सलाह देती है। शासकीय सेवा में रहते हुए घायल होने पर पेंशन आदि की व्यवस्था, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए और वो जो अपंग हो जाए, तो उसको पेंशन देनी या नहीं देनी है, तो जो है एचपीएससी या एसपीएससी उसको जो है सलाह देती है सरकार को, पेंशन दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। या विधानमंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य, कोई विधानमंडल कोई अन्य कार्य जो है राज्य लोक सेवा आयोग को सौंप दे, ठीक है, तो वो भी, या फिर राज्यपाल कोई ऐसा काम कर्मचारियों को लेकर के सौंप दे, तो उसको भी सलाह देती है। और सलाह मानना या मानना सरकार राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है, वो मना भी कर सकते हैं, कोई ये मैंडेटरी नहीं है। और लास्ट में क्या होता है कि ये अपनी जो हर साल एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जैसे यूपीएससी करती है, तो ये राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं। थैंक यू।